मित्रों जय हिंद। मैं विश्वनाथ आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट विश्वनाथ में सभी मित्रों का अपने हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने कुछ मित्रों के सहयोग से, मित्रों के सुझाव से हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जो क्लास हम लोग करेंगे, जिन टॉपिक पे हम लोग क्लास करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला आप तक पहुंचाने का हमारी टीम द्वारा निर्णय लिया गया है। उसी के दृष्टिगत हम लोग इसके पिछले क्लास में भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका पर विस्तृत चर्चा किया गया था। आज मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आए और आपकी आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इसी के साथ मैं अपने सभी मित्रों को से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो सबसे पहले मेरी क्लास को अच्छे से देखें, तत्पश्चात इस क्वेश्चन की श्रृंखला को लगाने का प्रयास करें। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि क्लास को देखने के बाद इस क्वेश्चन की श्रृंखला में कोई ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं लगेगा कि जो आपको उस क्लास से रिलेटेड ना मिले। अर्थात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे सारे सभी मित्र क्लास को देखने के पश्चात इस श्रृंखला में दिए गए समस्त क्वेश्चन अच्छे से बना सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये समस्त सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसी के साथ आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले क्लास की से रिलेटेड जो पिछला क्लास हम लोगों ने अध्ययन किया था, अर्थात भारत के संविधान में संघ की कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति पर पिछले वीडियो में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की गई थी। उसी से रिलेटेड आज क्वेश्चन की श्रृंखला है जिसको हम लोग शुरुआत करते हैं। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 52, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 53, तीसरा है अनुच्छेद 54 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 55। तो मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आप सभी इसका आंसर बिल्कुल दे सकते हैं। जो हमारे नए मित्र हैं वो सबसे पहले जाकर के साइट पे हमारे क्लास को अच्छे से अध्ययन करें, उसके बाद इस श्रृंखला को लगाएं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए, आंसर क्या है दोस्तों इसका आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसमें आइए देखते हैं आंसर। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 52। आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेख है कि भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है, जिसके लिए एक प्रमुख की आवश्यकता होती है, जिसे भारत का प्रथम नागरिक अर्थात राष्ट्रपति का पदनाम दिया गया है। तो जिनका उल्लेख आर्टिकल 52 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो हम लोगों ने क्लास में अच्छे से डिस्कस किया गया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किस प्रकार की प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार की प्रणाली का उल्लेख है हमारे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु। तो पहला विकल्प है आपका प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, दूसरा है आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, तीसरा है खुला बैलेट प्रणाली द्वारा और चौथा ऑप्शन है दोस्तों एकल हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा। तो इसमें आपका विकल्प नंबर डी सही होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन मित्रों सही होगा? विकल्प नंबर डी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? पहला ऑप्शन है आपका प्रत्यक्ष रूप से, सेकंड है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा,
थर्ड है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जाता है, तो इसमें विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की पूर्ण संभावना है दोस्तों। तो इसमें हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया था कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से सदस्य सम्मिलित होते हैं। संसद के, पुनः एक बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और 2 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है दोस्तों, दिल्ली और पांडुचेरी, जिसको हम 17वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था। तो अनुच्छेद 17वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया था। तो आइए विकल्प देखते हैं हम लोग। पहला है राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो ये तो आपका गलत है। सेकंड ऑप्शन है सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राइट आंसर, ये सम्मिलित होंगे। आपका नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी विकल्प आपके सही हैं। तो इस तरह हम लोग विकल्प नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए प्रस्ताव अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने के लिए 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए और 50 सदस्य उसके अनुमोदक होने चाहिए। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कितना किया जाना चाहिए, कितना है, 10 निर्वाचक द्वारा, 20 निर्वाचक द्वारा, 50 निर्वाचक द्वारा और 30 निर्वाचक द्वारा। तो आप आंसर बताइए दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से सभी क्वेश्चन कर सकते होंगे। इसमें विकल्प आपका नंबर सी सही है, विकल्प सी 50 निर्वाचक द्वारा। कितने निर्वाचक द्वारा दोस्तों? 50 निर्वाचक द्वारा, अर्थात कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि, पहला विकल्प है आपका, वह स्वयं प्रत्याशी होता है। सेकंड है उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। थर्ड है वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। चौथा विकल्प है दोस्तों, वह राज्य विधानमंडल के में निम्न सदन का सदस्य हो। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि आपके मुख्यमंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित नहीं हो सकते कब? यदि वो राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात उच्च सदन अर्थात विधान परिषद का सदस्य होता है तब। यदि आपका मुख्यमंत्री राज्य विधान परिषद का सदस्य है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि निर्वाचन मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ना कि राज्य विधान परिषद के। तो इसमें विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी, क्योंकि इसमें दिया गया है कि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो।
यदि वो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन अर्थात विधान परिषद का सदस्य है तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली निर्वाचन प्रक्रिया में क्या सुनिश्चित करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों एग्जाम में। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली निर्वाचन प्रक्रिया में क्या सुनिश्चित करती है। अन्य पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व को, अल्पसंख्यक वर्गों के प्रतिनिधित्व को, 1 और 2 दोनों के प्रतिनिधित्व को, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर दीजिए दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन कर सकते होंगे। इसमें आपका विकल्प नंबर बी सही है। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है क्या, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। तो इसमें आपका विकल्प नंबर ए सही है। 17वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा, जो कि 1 जून 1995 से प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी प्रकार के विवाद के लिए सुनवाई की जा सकती है। यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी प्रकार का डिस्प्यूट या किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो दोस्तों हम लोगों ने क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था कि इसकी सुनवाई कहाँ की जा सकती है, आपका सर्वोच्च न्यायालय में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित समस्त डिस्प्यूट या समस्त विवाद सुलझाए जा सकते हैं। और यह भी बताया गया था कि यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन अवैध घोषित होने के पहले राष्ट्रपति द्वारा किए गए समस्त कार्य वैध माने जाते हैं। इसकी चर्चा हम लोगों ने क्लास में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की समस्त कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। समस्त कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो याद करिए दोस्तों, हम लोगों ने डिस्कस किया था अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 में ये बताया गया है कि भारत के संविधान में समस्त कार्यपालिकी शक्तियाँ किसके अंतर्गत होंगी, राष्ट्रपति के अंतर्गत, राष्ट्रपति में समाहित होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। निर्वाचन की प्रक्रिया, देखिए दोस्तों यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और राष्ट्रपति का निर्वाचन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो दोनों अलग अनुच्छेद में वर्णित हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या प्रक्रिया किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में वर्णित है। आर्टिकल 52, आर्टिकल 62, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55। तो किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 54। निर्वाचन की जो प्रक्रिया है आपके राष्ट्रपति से रिलेटेड जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो आपके आर्टिकल किस में है दोस्तों, आर्टिकल 55 में वर्णित है। आपके आर्टिकल 55 में वर्णित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो दोनों अलग अलग है दोस्तों। निर्वाचन की प्रक्रिया और निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 55 में किया गया है, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन किस आर्टिकल में है दोस्तों, तो ये आपके आर्टिकल 54 में दिया गया है। इस तरह आज ये अपने पिछले क्लास के से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला थी। मैं उम्मीद